हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अगला लेक्चर बात करने वाले, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा केमिकल बॉन्डिंग की। आयनिक बॉन्ड अपना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था, उसके जितने भी कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की और लुईस स्ट्रक्चर की। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि सर ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखो, अगर आपको याद हो तो हम लोग आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ते थे बच्चा, आयनिक बॉन्ड में पढ़ते थे कि एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाता है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता था, तो एक जो इलेक्ट्रॉन देता था उस पे आ जाता था प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता था उस पे आ जाता है माइनस चार्ज, यानी कि एक कैटायन का फॉर्मेशन होता था, एक एनायन का फॉर्मेशन होता था, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता था उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अच्छा आप इतना तो जानते हो, ऑक्टेट रूल और डुएट रूल तो जानते हो ना बच्चा। ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुएट रूल क्या होता है, ये तो आप जानते हो। इस रूल में आपको क्या बताया जाता है कि मान लो अगर कोई एटम एक से ज्यादा सेल का है, तो उसके जो बाहरी सेल होते हैं जिसको हम लोग बैलेंस सेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसको माना जाता है स्टेबल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये बोला जाता है कि किसी एलिमेंट के बाहरी सेल में, हाँ वो, लेकिन वो एलिमेंट का एटम कैसा होना चाहिए, एक से ज्यादा सेल वाला होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सेल वाला कोई एटम है तो उसके बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो एलिमेंट स्टेबल है। और बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये बात भी आप जानते हो। किसी एलिमेंट के एटम के जो बाहरी सेल में जितने, सबसे बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो अगर किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो एटम एक से ज्यादा सेल का है और उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो वो एलिमेंट स्टेबल माना जाएगा। और अगर एक सेल वाला एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब सिंगल सेल के एटम होते हैं, तो अगर कोई सिंगल सेल का एटम है तो उसके बाहरी सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यानी कि उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। ठीक। लेकिन ऐसा खुशनसीबी सबके पास नहीं होता है, हर एलिमेंट के पास नहीं होता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बाहरी सेल में, कुछ क्या ज्यादातर एलिमेंट ऐसे ही होते हैं जो ना तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर पाता है ना तो डुएट रूल को, तो फिर वो कंपाउंड, वो एलिमेंट क्या माना जाता है, अनस्टेबल। तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बनाने का एक तरीका तो हम लोग वहां देखे थे जहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो बॉन्ड बनता है उन दो एटम के बीच में, जो दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं खुद के ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए या डुएट रूल को कंप्लीट करने के लिए, वो एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, समझाता हूं। देखो, Cl2 क्लोरीन, ये Cl2 कैसे बना होगा, दो क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। अब ये बॉन्ड कैसे बना, सबसे पहली बात याद रखना, यहां पे हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, दो नॉन मेटल के बीच में यहां बॉन्ड बनता है। ठीक। अब सुनो, तुमको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे बताओ जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका सबसे बाहरी सेल कौन सा है, थर्ड सेल। ये थर्ड सेल इसका सबसे बाहरी सेल है। बताओ इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 5 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई बच्चा 7। और अगर इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये खुद को स्टेबल करना चाहेगा। कैसे, एक दूसरा क्लोरीन एटम है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्लोरीन के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग इस रूप से दिखाते हैं, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, ये क्लोरीन एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीका से दिखाते हैं हम लोग। मान लो अपने पास एक और क्लोरीन एटम है, इसके बैलेंस सेल भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब मान लो ये क्लोरीन इसके पास गया, बोला भाई तुम अपना ये इलेक्ट्रॉन हमको दे ना दो, ये क्लोरीन सोचेगा कि ये बड़ा चालाक बन रहा है बे, हमसे एक इलेक्ट्रॉन मांग करके खुद 8 पूरा करके स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसको देने से हमको तो कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये तो स्टेबल होगा नहीं। तो अब स्टेबिलिटी अगर ये देता तब ना, जब खुद भी स्टेबल हो जाता, तो ये इसको मना कर देगा देने से, बोलेगा तू ही अपना दे दो, तो ये भी सोचेगा भाई हम अपना दे देंगे तो क्या फायदा हमको, हम अगर अपना इलेक्ट्रॉन एक दे भी देते तो मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हमारे पास तो स्टेबिलिटी आई ही नहीं, तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। तो उस केस में करता है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं मतलब
ऐसा करते हैं कि जब तोरा जरूरत पड़ेगा तू हमारा इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेना, तो 7 था, एक मेरा वाला यूज कर लोगे तो 8 हो गया, तुम स्टेबल। और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे वाला यूज कर लेंगे, तो 7 था, एक इसका वाला यूज कर लेगा तो ये भी स्टेबल, 8 पूरा करके। तो यहां पे जो बॉन्ड हुआ दो इस Cl2 के बीच में, यहां पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये बॉन्ड बना। और जब कोई बॉन्ड दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है तो इसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरीका से जो हम लोग बॉन्ड दर्शाते हैं ना डॉट बना करके, इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बच्चा बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ो कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि जब दो एटम के बीच में, अब वो दोनों एटम सेम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे Cl2 क्लोरीन में दोनों एटम सेम था, क्लोरीन क्लोरीन, तो डिफरेंट एटम भी हो सकता है। तो जब कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है दो एटम के बीच में, उसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है ताकि आपको आगे काम आएगा भी जब समझाएंगे लुईस स्ट्रक्चर। तो एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहां देखो, जरा यहां देख, इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था भाई? सर 7 इलेक्ट्रॉन था। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 7। इस क्लोरीन के पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 7। लेकिन इसने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? सर 1। दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो यहां पे एक बॉन्ड बना ना, एक बॉन्ड, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक पेयर इसके पास अगर बात करें तो एक 1 पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोला जाता है बॉन्ड पेयर। तो इस क्लोरीन के पास कितना बॉन्ड पेयर है? एक बॉन्ड पेयर है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और बाकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसके पेयर को ही हम लोग कहते हैं लोन पेयर। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके पेयर को बोला जाता है लोन पेयर। तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाएगा। पेयर में 2 होते हैं ना, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग था, तो कितना पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया? 3 पेयर। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन शेयरिंग ऑफ आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे क्लोरीन वाले में आपको मैंने समझाया। क्लियर? चलो भाई, अब जरा बढ़ते हैं आगे। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा दिखाया जाए, मान लो अगर किसी दो एटम के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो इसको हम लोग का, जैसे ए और बी दो एटम थे, इसमें दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इस यहां एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और वहीं पे अगर दो एटम के बीच में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाए, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाए, यहां देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर किसी दो एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, कितने? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यही बात यहां लिखा हुआ है। A shared pair of electron represent one covalent bond or single bond. Similarly, a covalent bond is known as double or triple bond when 2 or 3 electron pairs are shared. जब 2 या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो वो कहलाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो वो कहलाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को 2 लाइन से दिखाते हैं, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाते हैं। वही बात यहां पे लिखा हुआ है बच्चा, देख लियो। ठीक, अच्छा अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है आपका H2। H2 में कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे, वो देखो। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। एक और हाइड्रोजन एटम है अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 होगा, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है हाइड्रोजन एक ही सेल का एटम है भाई, हाइड्रोजन तो एक ही सेल का एटम है ना। तो एक सेल के एटम की स्टेबिलिटी कैसे समझी जाती है? एक सेल के एटम की स्टेबिलिटी समझी जाती है बच्चा आपका, एक सेल के एटम की स्टेबिलिटी समझी जाती है आपका जब उसके बाहरी सेल में, जब उसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब मान लो जैसे ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा। ये एक हाइड्रोजन एटम था बच्चा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है बच्चा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब मान के चलो दोनों को अपने आप को स्टेबल करना है, तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर मान लो ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये हाइड्रोजन तो उतना बेवकूफ है नहीं, क्योंकि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर तो ये स्टेबल हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या फायदा है उसको देके। सिमिलरली ये भी इसको नहीं दे पाएगा, तो लास्ट में वही कहानी, दोनों बोलेगा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेंगे तो तुमको जरूरत पड़ेगा तो मेरा यूज कर लेना, हमको जरूरत पड़ेगा हम तुम्हारा यूज कर लेंगे, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेबल। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, और बन गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये बन गए आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल में बच्चा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वहीं अगर बात करें O2 मॉलिक्यूल की, तो O2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ जरा? 1s2 2s2 2p4, यही होता है ना। 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 8 के हिसाब से ये लिख दिए, यानी कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सेकेंड सेल इसका बाहरी सेल है, तो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 और 2 6। तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा उसके पास भी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। इसको भी 8 पुराना स्टेबल होने के लिए, इसको भी 8 पुराना स्टेबल होने के लिए, तो ये और ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसको जरूरत पड़ा तो ये यूज कर लिया, इसको जरूरत पड़ा तो ये यूज कर लिया, और बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो यहां नहीं कि यहां पे 2 बॉन्ड बना दिए, तो ये बन गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो O2 मॉलिक्यूल में डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देख रहे हो कैसे बनता है? अच्छा, वहीं पे अगर N2 मॉलिक्यूल की बात की जाए, किसकी भाई? आप एग्जाम में ऐसे ही बनाओगे जैसे हम बना दे रहे हैं। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए जरा? N2 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s1 सॉरी 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7। तो बताओ जरा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 5। तो एक नाइट्रोजन एटम के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे नाइट्रोजन के बाहरी सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी 8 पुराना है, इसको भी 8 पुराना है, तो क्या करेगा? दोनों अपना 8 पुराने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, और ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो देखो यहां पे N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग को दिखाते हैं। और ये जो डॉट के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड दर्शाते हैं ना बच्चा, इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अपना आपका थ्योरी आगे लुईस स्ट्रक्चर ही आ रहा है, जरा इसको पढ़ो। क्या बोला लुईस स्ट्रक्चर? पढ़ो। कहा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आइडियोलॉजी द केमिकल नेचर एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। जो हम लोग का अभी का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग जो अभी आइडिया लगाते हैं कि कोई भी जो आपका केमिकल, किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल नेचर होता है, जो किस पे डिपेंड करता है? आपका उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पता चलता है कि बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को देख के हम लोग आइडिया लगाते हैं कि वो एलिमेंट स्टेबल है कि नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो
स्टेबल होने के लिए खुद के इलेक्ट्रॉन को लेन देन शेयरिंग करता है, तो लेन देन शेयर करने में जितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, और उसी के आधार पर उसके अंदर में केमिकल नेचर आता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल नेचर होता है या वैलेंसी होता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जो किसी एलिमेंट का सबसे बाहरी सेल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? बाहरी सेल, वैलेंस सेल। एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बताया जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। These valence electron are represented by dots। अभी बताया ना, पीछे दिखा रहे थे ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको डॉट से दिखाते थे अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लो क्लोरीन था तो क्लोरीन का सिंबल बना देते थे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चारों बगल डॉट से हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शाते थे। यही बात यहां लिखा हुआ है। हेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन फॉर्मूला इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स आर कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर। तो जिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखाते हैं उसी को हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बच्चा आपका ये लुईस स्ट्रक्चर की कहानी थी। और अगर आपको लिखना है, अगर आपके एग्जाम में आएगा लुईस स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, तो बच्चा आप पहले लुईस स्ट्रक्चर का एक थ्योरी लिखोगे, फिर आप यहां से पूरा लिखोगे, कोवैलेंट बॉन्ड से लेकर के यहां तक लिखोगे। अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पूछे, हालांकि 2 नंबर में पूछ सकता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन वगैरह पूछेगा तो बस इतना ही लिखना। अगर लुईस स्ट्रक्चर पूछे तो लुईस स्ट्रक्चर का ये थ्योरी लिखोगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करके यहां तक लिखोगे और लास्ट में लिखोगे कि इस लुईस स्ट्रक्चर की कुछ कमियां भी रही थी, जिसके कमी की वजह से आगे अलग थ्योरी आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम लोग लुईस थ्योरी की कमी क्या रह गई थी इसको पढ़ ले। देखो द लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी क्या क्या था। पहला, दिस फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स इन मॉलिक्यूल लाइक H2Cl2। देखो पहली बात, उसने क्या बोला कि जिन 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है, अगर उसको उस इलेक्ट्रॉन को डॉटेड लाइन से दिखाए तो वो लुईस थ्योरी था। यानी कि लुईस थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन को डॉटेड लाइन के द्वारा, डॉट के द्वारा दिखाता था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है उनके बीच में, उसके फॉर्मेशन का कारण उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और साथ ही साथ जो 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, उनके बीच में जो एक दूसरे को पकड़ के रख रहा है, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोला कि बॉन्ड बन जाता है इससे। अब बन जाता था भाई, कैसे बना ये तो बताओ। इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, आखिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया इनके बीच में जिससे इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों एक दूसरे को पकड़े हुआ, ये सब कुछ उन्होंने नहीं बताया। एक लिमिटेशन इनका ये रह गया था। दूसरा, फेल्स टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, अब आगे पढ़ाएंगे। अभी देख रहा कि अलग अलग मॉलिक्यूल का अपना अपना ज्योमेट्री होता है। कोई लीनियर होता है, कोई ट्रायगोनल प्लानर होता है, कोई आपका टेट्राहेड्रल होता है, कोई आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, कोई आपका बच्चा ऑक्टाहेड्रल होता है, कोई स्क्वायर प्लानर होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के अलग अलग ज्योमेट्री होते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर ने केवल बॉन्ड बनाना दिखा दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ऐसे बनता है। अब कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और क्या कारण है, कारण उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उन कोवैलेंट बॉन्ड में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने मॉलिक्यूल का कोई ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन नहीं किया कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री किस तरीका की होगी। तो एक लिमिटेशन इसका ये भी रह गया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोई भी बॉन्ड बनता है, देखो जब बॉन्ड टूटता है तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, और जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी वहां से रिलीज होता है। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड बनने के दरमियान कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, कोई ना कोई एनर्जी तो रिलीज हो रहा होगा ना बच्चा। लेकिन आपका लुईस थ्योरी कि जो एनर्जी रिलीज होता है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दरमियान, वो कैसे रिलीज होता है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये कुछ कमियां रह गई थी लुईस थ्योरी में, जिसको हटा के इसी कमी को वजह से एक नया थ्योरी आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चा, जिसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया और साथ ही साथ लुईस थ्योरी के बारे में बात किया। तो आपसे कोवैलेंट बॉन्ड पूछे क्या होता है तो आप वो डेफिनेशन वगैरह लिख देना, और लुईस थ्योरी पूछे तो पहले लुईस थ्योरी का ये वाला चार्ट लिखना। देखो ये वाला स्लाइड लिखेंगे पहले, कहां गया भाई, इधर इधर इधर, हाँ इधर लुईस थ्योरी का लिखेंगे ये इसका। उसके बाद सीधा आ जाना, कोवैलेंट बॉन्ड से स्टार्ट कर देना लिखना पूरा जैसे जैसे बताया है, और लास्ट में लिमिटेशन लिख देना, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अभी आपका जो काम है इसको पढ़ते रहिए और मन से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल बच्चा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।